जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप इंडियन आर्मी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे जगह आ चुके हो। यहाँ से आपका इंडियन आर्मी पेपर का तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, क्योंकि हमारे सामने जो गुरुदेव दिख रहे हैं ना, ये 6-7 साल से इंडियन आर्मी वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और मतलब 1000 से अधिक लोगों को फौजी बना चुके हैं। हर साल मतलब इनके एकेडमी में से, जैसे ऑफलाइन बैच से मतलब 40 लोग 50 लोग भर्ती होते हैं। जैसे 100 लोग आते हैं ना, तो मतलब 60-70 लोग जैसे आराम से हो ही जाते हैं। जिस हिसाब से मतलब यहाँ पर तैयारी करने आते हैं उसी हिसाब से लोगों का सिलेक्शन भी होता है। तो ये सर पूरा का पूरा मैथ आप लोगों का करा चुके हैं, ठीक है ना। जिनको मैथ में कुछ भी नहीं आता है, एकदम लौसम औसम से लेकर मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी नहीं आता है, तो उन लोगों के लिए भी बीसू सर पूरा मतलब चैप्टर वाइज मैथ का क्लास कराए हैं। और प्रेजेंट टाइम में 54 क्लास हो चुका है और पूरा का पूरा क्लास का मैं प्ले लिस्ट बना दिया हूँ। जिस तरह से किसी एप्लीकेशन में पढ़ाया जाता है, जैसे एप्लीकेशन वाले तो पैसा ले लेकर मतलब पूरा का पूरा कोर्स कराते हैं। और पता है कोई एक चैप्टर रहता है ना, तो मतलब उससे अगर एक प्रश्न बनते हैं तो वो चैप्टर लगातार 10 दिन चलता है और बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाती है, जिससे जो आर्मी वाला स्टूडेंट रहता है उसके मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है और वो अच्छे से तैयारी भी नहीं कर पाता है। लेकिन बीसू सर एकदम टॉपिक वाइज जिस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, जैसे एक चैप्टर को लेकर ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीजें पढ़ा दी हैं और आप लोग कंफ्यूजन में पड़ गए हो। जो पढ़ाया है ना उसी में से प्रश्न पूछा जाएगा। आप लोग का पूरा मैथ का क्लास समाप्त हो चुका है। एक बार एक चैप्टर और सर कराएंगे, ठीक है ना। 54 क्लास हो चुका है, 55 क्लास एक क्लास और कराएंगे और उसमें आप लोग का मैथ समाप्त हो जाएगा। एक बार आप लोग पूरा का पूरा मैथ रिवीजन कर लेना, ठीक है ना। प्ले लिस्ट में चैप्टर वाइज आप लोग को मिल जाएगा। उसके बाद से मतलब आज तक इंडियन आर्मी के पेपर में जो भी मैथ का सवाल बना है ना, उसका आप लोग प्रैक्टिस करके देखना। आप लोग को इतना ज्यादा मजा आएगा ना। बस मतलब आप लोग को ये रहना चाहिए कि हाँ, मतलब जैसे बोला गया है जो मैथ में जो सवाल है, जिस टाइप का सवाल है वो टाइप आपके दिमाग में बस सेट होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद से पिछला प्रश्न उठाकर देखना, आसानी से सभी प्रश्नों को हल कर लोगे, ठीक है ना। और अभी इस चैनल पर मैथ का क्लास समाप्त होने वाला है, तो बीसू सर अपने आर्या डिफेंस एकेडमी के नाम से एक चैनल बनाए हुए हैं जिसमें 600 से अधिक सब्सक्राइबर हो चुके हैं और काफी दिनों से उसमें क्लास करा रहे हैं और मिक्स क्लास करा रहे हैं। जैसे यहाँ तो आप लोग का चैप्टर वाइज चलता है, वहां पर मिक्स क्लास हो रहा है। 15 को जो मैथ का क्लास है ना, हर चैप्टर से एक मतलब एक प्रश्न रहता है, उसके बाद से 5 को रीजनिंग का सवाल उसमें रहता है। तो जितने लोग भी इस चैनल से चैप्टर वाइज पढ़े हुए हो, वे सभी लोग जो बीसू सर का आर्या डिफेंस एकेडमी के नाम से यूट्यूब चैनल है, उसको जाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। आर्या डिफेंस एकेडमी के नाम से जो यूट्यूब चैनल है, इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से हर टाइप के प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। और सर हमेशा आप लोगों के लिए मतलब जो भी बेस्ट करना रहेगा अपने तरफ से बेस्ट देंगे। तैयारी आप लोगों के ऊपर है और मेहनत सर जी के ऊपर है, ठीक है ना। तो सर जी खुद बताएंगे कि कितना चैप्टर बचा हुआ है और आर्या डिफेंस एकेडमी के नाम से जो यूट्यूब चैनल है उसमें किस तरह से सर पढ़ाएंगे। चैप्टर आपका बचा हुआ है घनाभ का, घन अभी कराया हुआ है मैंने और मैं आपको बताया हुआ हूँ। अगर कोई चीज़ छूट भी गई तो जैसे जैसे पेपर नज़दीक आएगा, मैं नीलेश भाई वाले चैनल पर जैसे करा रहा तो ऐसे ही करता रहूँगा और मैराथन क्लास बीच बीच में इस पर लाते रहेंगे। और जो 15 और 5 20 क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूँ वो भी रेगुलर लेकर आता रहूँगा। 10 प्लस 3 प्लस 2 के रेशियो में आपके क्वेश्चन आते हैं। मतलब 10 क्वेश्चन मैथ के बड़े आसान आते हैं, 3 क्वेश्चन थोड़ा सा आपको घुमाते हैं और 2 क्वेश्चन बढ़िया घुमाते हैं मैथ्स में। सेम ऐसे ही रीजनिंग में 3 1 और 1। तो इसी तरह का शेड्यूल मैंने बनाया हुआ था आपके साथ और सारे के सारे मैं टाइप वाइज आपको जो भी आपका क्वेश्चन था उसको कराने की कोशिश की और आई होप सभी को क्लासेज अच्छी लगी होंगी। अगर आप लोगों को क्लासेज अच्छी लगी तो ऐसे ही आप लोग आर्या डिफेंस एकेडमी के चैनल को भी सपोर्ट करें। जय हिंद दोस्तों। सपोर्ट जरूर करना मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ आप लोग का चैप्टर वाइज हो चुका है। चैप्टर वाइज क्लास करा चुके हैं सर जी, ठीक है ना। तो जो भी चैप्टर आप लोग को नहीं समझ आएगा उस चैप्टर को 2-3 बार देखना। इतना आसानी से बताया और इतना मतलब इतना नहीं कि बहुत लंबा खींच कर बनाया जिससे आप लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाओगे। मतलब शॉर्टकट में ही बताया है। तो आप लोग पूरा क्लास कर चुके हो, अब जाकर आर्या डिफेंस एकेडमी पर जो सर पढ़ा रहे हैं मैथ का क्लास करा रहे हैं, तो वहाँ से आप लोग मिक्स क्लास करना जरूर, ठीक है ना। आर्या डिफेंस एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अपने तरफ से फुल सपोर्ट करना सर जी को, ठीक है ना। ये तो कहना नहीं चाहिए
क्योंकि ये कहने की ज़रूरत नहीं, बिना कहे हुए आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन भाई तभी भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पूरा दिल से सपोर्ट करना और लगातार पढ़ाई करते रहना, ठीक है ना। तो अभी सर आ रहे हैं मैथ का क्लास कराने के लिए। अभी मैं आप लोगों को 30 को, पहले 15 को जीके का क्लास करा दे रहा हूँ, 15 को जीएस का, ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर। जय हाँ, हिंद। और सर आपका एक ही क्लास बचा है ना? हाँ, एक ही क्लास बचा। हाँ, तो बस एक क्लास आप लोग का बचा है, उसके बाद से थोड़ा मिठाई उठाई ले आकर खिला देना, फ्री में पूरा कोर्स सर जी समाप्त करा दिया है। तो इसलिए मेरे भाई एक क्लास बचा है, ईमानदारी पूर्वक से वो क्लास भी देख लेना और सारा क्लास प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। आपका पहला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय किसके पास है? अमित शाह, के सिवान, सुनील अरोड़ा और नरेंद्र मोदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर नरेंद्र मोदी हो जाएगा। नरेंद्र मोदी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है वेदों की ओर लौटो किसकी नारा है? महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती और सुभाष चंद्र बोस, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेदों की ओर लौटो किसकी नारा है? तो इसका राइट आंसर दयानंद सरस्वती हो जाएगा, ठीक है ना। दयानंद सरस्वती इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बेसबॉल, फुटबॉल, हॉकी और नाट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो यूएसए का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। बेसबॉल इज राइट आंसर। सभी प्रश्नों को आप लोग अपने कॉपी में लिखते हुए चलना, ठीक है ना भाई। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार कैसे कैसे मैं पढ़ाई किया, इतना जल्दी हमारा मैथ का कोर्स समाप्त हो गया, पता भी नहीं चला। मेरे भाई इसी तरह से सिलेक्शन भी हो जाता है, ठीक है ना। जितना लोग लगातार मेहनत करते रहते हैं, लगातार मेहनत करते करते रहते हैं और एक समय ऐसा आता है कि दौड़ भी निकाल देते हैं, पेपर भी निकाल देते हैं, मेडिकल भी फिट हो जाते हैं, फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम लिया जाता है, तो फिर पुरानी बातों को याद करते हैं, यार मैं इतना संघर्ष किया था, इतना मेहनत किया था। जब तक सिलेक्शन नहीं हुआ रहेगा ना, तब तक आप सोचोगे कि फलाने का लड़का का सिलेक्शन हो जाएगा, हमारे इस दोस्त का सिलेक्शन हो जाएगा, उस दोस्त का सिलेक्शन हो जाएगा, ये पढ़ने में तेज है, वो दौड़ने में तेज है, लेकिन हमारा नहीं हो पाएगा। ऐसा सब लोगों को लगता है। जो बंदा सिलेक्शन ले लिया उन लोगों को भी लगता था, और जो बंदा अभी स्ट्रगल कर रहा है, तैयारी कर रहा है, उन लोगों को भी लगता है, हर लोगों को लगता है। लेकिन हम ही लोगों के बीच से देखना कितने लोग फौजी बनेंगे। जिन लोगों को ऐसा लगता है वो लोग भी फौजी बनते हैं मेरे भाई। तो लगने दो, बस मेहनत करते रहो। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य में विधानसभा को कौन भंग करता है? राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य में विधानसभा को कौन भंग करता है? अगली बार जब मैं इस प्रश्न को कराया था तो इसका आंसर मैं दूसरा बोल दिया था, बोलना चाहिए था कुछ और बोल दिया था कुछ और। तो इसका राइट आंसर राज्यपाल हो जाएगा। राज्यपाल इज राइट आंसर। राज्य में विधानसभा को कौन भंग करता है? तो राज्यपाल भंग करता है, ठीक है ना। राज्य में विधानसभा को राज्यपाल भंग करता है। मोहन बागान किस खेल की टीम है? बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहन बागान किस खेल की टीम है? इसका राइट आंसर फुटबॉल हो जाएगा। फुटबॉल इज राइट आंसर। देखो खेल से, स्पोर्ट से बहुत ज्यादा प्रश्न बनता है, तो ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है भारत और पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता किस वर्ष में हुआ था? 1972, 1967, 1947, 1966। तो इसका राइट आंसर 1966 हो जाएगा। 1966 इज राइट आंसर। भारत और पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता किस वर्ष हुआ था? 1966 में हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है? एसबीआई, एचडीएफसी, पीएनबी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर एसबीआई हो जाएगा। एसबीआई इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कामायनी की रचना किसने की? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, तुलसीदास और बाणभट्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कामायनी की रचना किसने की? इसका राइट आंसर जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद इज राइट आंसर। अभी मैं आप लोग को जितना प्रश्न बता रहा हूं ना, एक भी प्रश्न छोड़ना ना, ये सभी प्रश्नों को आप लोग को अपने कॉपी में लिखते हुए चलना है। और ये नहीं सोचना कि अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, अपने दिमाग में ये नहीं लाना। अभी मैं आप लोग को सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रश्न इकट्ठा करके दे रहा हूं। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है इसको अपने कॉपी में लिखना और याद करना, ठीक है ना। अभी मैं आप लोगों को पढ़ा नहीं रहा हूं, अभी सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इकट्ठा करके आप लोगों को दे रहा हूं, ठीक है ना। अभी बस यही काम कर रहा हूं। जिस दिन से पढ़ाने लगूंगा ना, उस दिन से एक टॉपिक के बारे में कम से कम 10 मिनट 20 मिनट लगेंगे और पूरा मतलब खतरनाक वाले पढ़ाएंगे मेरे भाई। बस थोड़ा इंतजार करो, अभी हमें भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है, सारी चीज़ों को जानना है। उसके बाद से अच्छे तरीके से पूरा मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा, जिस तरह बीसू सर पढ़ाते
हैं, तो थोड़ा सा इंतजार करना, पेशेंस रखना। वैसे जो भी प्रश्न पूछा जाने वाला है ना, वो सारा प्रश्न आप लोगों को मिल जाएगा। अब याद तो आप ही लोगों को करना है, याद कोई दूसरा कोई करने नहीं आएगा, ठीक है ना। आपके सामने अगला प्रश्न है कि नेक्स्ट बॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 8, 9, 7 और 6। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेट बॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर आपका 7 हो जाएगा, 7 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है स्मृति स्थल किसकी समाधि है? स्मृति स्थल किसकी समाधि है? अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, अरुण जेटली और राजीव गांधी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्मृति स्थल अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली, रवि शास्त्री, रोजर बिन्नी और नाट इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी है, रोजर बिन्नी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? जयपुर, मुंबई, दिल्ली और सासाराम। तो इसका राइट आंसर सासाराम हो जाएगा, सासाराम इज राइट आंसर। ये सासाराम बिहार में पड़ता है। प्रश्न है इटली की राजधानी क्या है? इटली की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स, उसके बाद से रियो डी जेनेरियो, रोम और लीमा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर रोम हो जाएगा, रोम इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 की क्रांति का संपूर्ण नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति का संपूर्ण नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, उसके बाद से बहादुर शाह जफर और नाट इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बहादुर शाह जफर हो जाएगा, बहादुर शाह जफर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है विजय दिवस कब मनाया जाता है? 3 नवंबर, 16 दिसंबर, 1 जनवरी और 2 जून। तो इसका राइट आंसर 16 दिसंबर हो जाएगा, 16 दिसंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है कि रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे, जोसेफ आस्पडीन, एडवर्ड जेनर और लॉर्ड स्टीनर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर विलियम हार्वे हो जाएगा। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो रक्त परिवहन की खोज विलियम हार्वे ने की थी, ठीक है ना। रक्त परिवहन की खोज विलियम हार्वे ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। जल को शुद्ध किस गैस से किया जाता है? नाइट्रोजन, अमोनिया, क्लोरीन और प्रभाजी आसवन। तो जल को शुद्ध किस गैस से किया जाता है? जल को शुद्ध क्लोरीन से किया जाता है, ठीक है ना। जल को शुद्ध किस गैस से किया जाता है? जल को शुद्ध क्लोरीन गैस से किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी पर सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु है। पृथ्वी पर सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम। तो इसका राइट आंसर एल्यूमिनियम हो जाएगा, एल्यूमिनियम इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कोशिका का इंजन किसे कहा जाता है? गाल्जी का, लाइसोसोम, राइबोसोम और केंद्रक है। इसका राइट आंसर राइबोसोम हो जाएगा, राइबोसोम इज राइट आंसर। कोशिका का इंजन किसे कहा जाता है? तो कोशिका का इंजन राइबोसोम को कहा जाता है। कोशिका का इंजन किसे कहा जाता है? कोशिका का इंजन राइबोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी, कोशिका विज्ञान, कवक विज्ञान और ऑरिन्थोलॉजी। तो इसका राइट आंसर ऑरिन्थोलॉजी हो जाएगा, ऑरिन्थोलॉजी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बंदूक से छोड़ी गई गोली में होती है केवल स्थितिज ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा, स्थितिज व गतिज दोनों और नाट इनमें से कोई नहीं। तो इसमें दोनों होता है, दोनों इज राइट आंसर। स्थितिज और गतिज दोनों होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? बी प्लस, ओ प्लस, ए बी प्लस और ए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ सर्वग्राही के बारे में बात किया जा रहा है। जब सर्वग्राही के बारे में बात किया जाएगा तो ए बी प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। और सर्वदाता बोलेगा तो ओ प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ईसीजी के बारे में बात किया गया है। ईसीजी का उपयोग किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? मस्तिष्क, फेफड़े, हृदय और गुर्दे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईसीजी का उपयोग किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो हृदय के लिए, ठीक है ना। हृदय इज राइट आंसर। ईसीजी का उपयोग किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो हृदय की पहचान के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनान, इसका रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनान, ठीक है ना। फिलोक्विनान इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बर्फ का गलनांक कितना होता है? 75 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बर्फ का जो गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है।
0 डिग्री सेल्सियस इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जॉन हैरिसन, जॉन ईसाल्क, जे थॉमसन और जेड जॉनसन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो जॉन ईसाल्क ने की थी, ठीक है ना। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो जॉन ईसाल्क ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है लीवर, थायराइड, पिट्यूटरी और लार ग्रंथि। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है ना। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है ये भी आप लोगों को बताना है, और शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है ये भी आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बैरोमीटर के द्वारा मापते हैं वायुमंडलीय नमी और हवा का वेग, वायुमंडलीय दाब, वर्षा की मात्रा। तो बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापते हैं, वायुमंडलीय दाब इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है एनीमिया रोग किससे संबंधित है? आंख, हृदय, रक्त और नाट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनीमिया रोग किससे संबंधित है? एनीमिया रोग रक्त से संबंधित है, एनीमिया रोग रक्त से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है चींटी के डंक या काटने पर क्या लगाया जाता है? क्षार, बेकिंग सोडा, बर्फ और नाट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चींटी के डंक या काटने पर क्षार लगाया जाता है, क्षार इज राइट आंसर। अभी आप लोग के सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं, सामान्य विज्ञान के भी 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब विशु सर आ रहे हैं मैथ का क्लास कराने के लिए, तो पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ, ठीक है ना। दोस्तों तो अभी तक जो आपको कराए 15 क्वेश्चन जीके के नीलेश भाई ने कराए, 15 साइंस के कराए, जो बड़े बेहतरीन क्वेश्चन थे, जिसमें करंट आपका बहुत बेहतरीन, क्योंकि करंट क्या है दोस्तों आपके पेपर में चल रहा है आपका। मैं देख रहा हूँ जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ती चली गई है और एक्साइटमेंट थोड़ा सा कम हो गया। लेकिन दोस्तों अगर आपको वाकई में इंडियन आर्मी का सिलेक्शन देना है तो उसी एक्साइटमेंट के साथ, उसी जोश और जुनून के साथ आप क्लासेस करते रहें, क्योंकि आपका एक्साइटमेंट ही, आपका जुनून ही, आपका जोश ही आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। क्योंकि जब से हम भी आपके साथ रेगुलर लगे हुए हैं, कोई दिन होता है जिस दिन नेट इश्यू हो जाता है कि वीडियो नहीं आ पाती, लेकिन हम अपनी तरफ से ट्राई करते हैं कि पर डे आपको वीडियो मिलती रहे। तो शुरुआत करते हैं अपने तीसरे पोर्शन की, मैथ्स का, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 31वां क्वेश्चन। क्या कहा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या सबसे छोटी अब होती है 2, और 2 क्यों होती है? क्योंकि जिस संख्या के केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, या जो संख्या अपने आप से और 1 से कटती हुई अभाज्य होती है। जैसे एक अभाज्य क्यों नहीं भाई? जो 1 कटता है वो एक तो 1 से कटता है और किसी भी संख्या से नहीं कटता, तो 1 इसलिए अभाज्य नहीं है। अब 2 क्यों है? 2 1 से कटता है और 1 2 से कटता है। जो 2 कटता है वो 2 संख्याओं से कटता है, इसलिए 2 क्या है दोस्तों? आपकी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हुई? आपकी 2 हुई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी वर्ग का परिमाप 16 मीटर दे दिया, क्षेत्रफल बताना है। अब देखो परिमाप दे दिया 16 मीटर, परिमाप मतलब परिमाप दे दिया 16 मीटर, परिमाप दे दिया दोस्तों 16 मीटर। अब परिमाप 16 मीटर दे दिया तो परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा बराबर 16, और भुजा बराबर 16 का बटे 4, और 4 से कट गया 4 बार, तो भुजा आ गई मतलब 4 मीटर। जो आपकी भुजा आई वो आ गई दोस्तों 4 मीटर। और पूछ लिया क्या आपसे? क्षेत्रफल पूछ लिया। किसका क्षेत्रफल? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, और भुजा अपनी आ गई 4 मीटर का स्क्वायर, 4 मीटर का स्क्वायर। और 4 का स्क्वायर किया, 4 चौक 16, और मीटर तो वर्ग मीटर, तो 16 वर्ग मीटर। तो मतलब सी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर। देखो परिमाप दे दिया 16 मीटर, परिमाप 16, तो वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणा भुजा बराबर 16, और भुजा बराबर 16 का बटा 4, 16 को 4 से काट दे तो 4 आया। पूछ लिया क्या? वर्ग का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो 4 मीटर का स्क्वायर, तो 4 चौक 16 और वर्ग मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5/6 क्वेश्चन में क्या कहा? 5/6 गुणा 7/5 और डिवाइड
14 का बटा 10। इस तरह आपका वैल्यू दिया हुआ है। इसने क्या कहा, इसको सोल्व करो तो 5 बटा 6 गुणा 7 बटा 5 और भाग को चेंज किया गुणा, जो संख्या नीचे है वो गया ऊपर और जो ऊपर है वो गया नीचे। 5 से कट गया 5 दूनी 10 और 7 से कट गया 7 दूनी 14। 5 से कट गया 5 दूनी 10 और 7 से 2 बार कट गया और 2 से ये वैल्यू 2 कट गया तो 5 बटा 6 बचा आपका आंसर 5 बटा 6। तो बी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर। क्वेश्चन क्या है, सरलीकरण का है। 5 बटे 6 गुणा 7 बटे 5 और भाग 14 का बटा 10। 5 बटा 6 गुणा 7 बटे 5, भाग को चेंज किया गुणा और नीचे की संख्या ऊपर और ऊपर की नीचे है। 5 से 2 बार कटा, 7 से 2 बार कटा और 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 5 बटे 6 आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त करता है तथा 60 अंकों से फेल हो जाता है। देखो क्वेश्चन को क्या करना है, पहले ध्यान से समझना है क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। दूसरा विद्यार्थी 32% अंक प्राप्त करता है तथा निर्धारित पास अंक से 84 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो परीक्षा के कुल अंक बताने। अब देखो कंडीशन क्या दिया, 2 विद्यार्थी दिए, मान लो ये फर्स्ट स्टूडेंट है और ये सेकंड है, और पहले को क्या दिया 20% नंबर आ गए। पहले बच्चे के 20% नंबर आ गए और क्या बोल दिया कि पहला जो बच्चा है वो 60 अंकों से है, पहला जो बच्चा है वो 60 अंकों से फेल हो गया। भाई आए कितने 20%, मान लो आपके 30 नंबर आए, 33 नंबर चाहिए पास होने के लिए, यानी कि 3 नंबर कम है। या अगर आपको 3 नंबर और दे दिया जाए तो क्या हो जाओगे, आप पास हो जाओगे। तो ऐसे ही इसको जब 60 नंबर और दे दिए तो मतलब 20% में 60 और जोड़ दिए तो पास हो जाएगा। और दूसरा स्टूडेंट क्या कह रहे हैं, तथा दूसरा विद्यार्थी 32%, ये 32% अंक प्राप्त करता है और निर्धारित पास अंकों से 84 ज्यादा हैं, तो 84 ज्यादा हैं तो ज्यादा वाले क्या करने, माइनस करना है। तो इसने कहा परीक्षा के कुल अंक, तो परसेंटेज को परसेंटेज के पास ले जाओ और प्लस उसको संख्या को संख्या के पास। अब देखो ये 60 प्लस का है, ये प्लस का 84 इधर लाए तो ये माइनस का 84 इधर लाए तो प्लस का 84 बराबर 32%। ये प्लस का 20% उधर गया, बराबर से उधर गया तो माइनस का 20%, माइनस का 20%। 60 में 84 जोड़ा तो 144 और बराबर 32 से 20 गया तो 12%। 32 से 20 घटा तो 12%, तो 1% का वैल्यू 144 का बटे 12 और 12 से काटा 12 ही कम 12, 12 दूनी 24। 1% का मान आ गया 12 और परीक्षा के कुल अंक, जो परीक्षा के कुल अंक होते हैं वो 100% होते हैं। 1% तो कुल अंक, कुल अंक। अब क्या किया, 100 का गुणा किया 12 में और 12 का 100 में गुणा 1200, 12 का 100 में गुणा किया 1200 और 1200 बना दोस्तों आपका ए आंसर, राइट आंसर। ए 20% 60 नंबरों से क्या हो गया, फेल हो गया। दूसरे बच्चे के 32% आए और 84 ज्यादा हैं। फेल वाले क्या करने, जोड़ने, और ज्यादा वाला क्या करना, घटाना। तो नंबर को नंबर के पास लाए, परसेंटेज को परसेंटेज के पास ले गए। 60 और 84 144, 32 से 20 घटा 12%, 1% का मान 144 का बटा 12 तो 12 आ गया। और कुल अंक होते हैं 100%, कुल जो आपके नंबर में मिलते हैं 100% में से मिलते हैं, तो 1% का मान 12 तो 100 का मान 1200 आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विषम बाहु त्रिभुज की भुजाएं। देखो विषम बाहु क्या, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी की सभी भुजाएं अलग अलग हैं। मान लो ये 3 मीटर है और ये 4 मीटर है और एक भुजा दे दिया इसका 5 मीटर, तो ये क्या हो गया, विषम बाहु। अब इसने क्या पूछ लिया, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले विषम बाहु त्रिभुज की परिमिति निकाल लो। विषम बाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप, विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप, अर्ध परिमाप निकाल लो। अर्ध परिमाप
तो अर्ध परिमाप होता है मतलब तीनों का परिमाप जोड़ दो और उसका आधा कर दो। 3 + 4 + 5 और उसका क्या कर दो आधा। 3 और 4 7 और 5 12, 12 का बटा 2 किया तो 6। अब 12 का बटा 2 किया तो 6 आ गया। विषमबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप 3 और 4 7 और 5 12, 12 का बटा 2 किया तो 12 का 2 से काटा तो 6 आ गया। अब इसने कहा विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है इसका फॉर्मूला, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये फॉर्मूला होता है √S S - A S - B और S - C। तो S का जो वैल्यू, इसको S A मान लो, इसको तो A मान लो। इस वैल्यू को तो आप मान सकते हैं A, चाहे आप कोई भी A मान लो। इसको मान लिया मैंने A, ये B और ये C, और ये अर्ध परिमाप होता है सेमी पैरामीटर। तो √S S का जो वैल्यू आया वो 6 आया, और 6 - A का वैल्यू हमने 3 मान लिया, 6 - B का वैल्यू 4 और 6 - C का वैल्यू 5। तो √6 में से 3 गया 3, 4 गया 2, 5 गया 1, आपस में गुणा किया 6 × 18 × 36, 18 × 36 और 36 आता है दोस्तों 18 × 36 और 36 आता है आपका 36 जो बनता है वो बनता है आपका 6 का, 36 बनता है 6 का, तो आ गया 6 वर्ग मीटर। ये विषमबाहु त्रिभुज है। क्वेश्चन में विषमबाहु होता है जिसकी सारी की सारी भुजाएं अलग अलग हो। तो 1 3 1 4 और 1 5 किसी भी तरह की आकृति बना ले, इसको A लिख सकते हैं, इसको B, इसको C। तो विषमबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप ऐसे बोलते हैं सेमी पैरामीटर। सबको जोड़कर 3 4 5 को जोड़ दिया और आधा कर दिया। 3 और 4 7 और 5 12 का बटा 2 किया तो 6 आ गया। अब विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है ये विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है। पेपर में आपके 2-3 बार पूछ लिया गया। ये होता है √S S - A S - B और S - C। S का मतलब 6, 6 से 3 घटा, 6 से 4 घटा और 6 से 5, 3 घटा तो 3, 4 घटा तो 2 और 5 घटा तो 1, 6 × 18 × 36 और 36 होता है 6 का, तो 6 वर्ग मीटर आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। देखो 3 का पहला गुणज 3 है, 6 9 12 और 15। 3 का प्रथम 5 गुणजों का औसत पूछ लिया। जब पदों के बीच अंतर बराबर है तो औसत आ गया आपका 9, बीच की संख्या औसत आ जाती है। तो 9 मतलब ए ऑप्शन। या फिर औसत का फॉर्मूला होता है जब पदों के बीच अंतर बराबर होता है तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद और बटे 2। प्रथम पद प्लस अंतिम पद, पहला पद 3 है, अंतिम पद 15 है और बट्टे किया 2। 3 और 15 किया 18, 18 का बट्टा 2 किया तो 9, 18 का बट्टा 2 किया तो 9 आ गया और 9 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहा अपना, ए और बी और सी एक काम को क्रम से मतलब 10 दिन 15 दिन और 20 दिन में करते हैं। इसका मतलब क्या, ए बोल दिया भाई 10 दिन में करता है किसी काम को, ए 10 दिन, और बी बोल दिया 15 दिन, और सी बोल दिया उसी काम को 20 दिन में। ए बोल दिया आपका 10 दिन, बी 15 और सी 20 दिन में। फिर कहा तीनों और 20 दिन में पूरा करते हैं। यदि कुल मजदूरी 7800 रुपये है तो सी का हिस्सा बताओ। तो सबसे पहले एक बार कॉमन काम देख लो, 10 15 और 20 के द्वारा किया गया कार्य, 10 15 और 20 का एलसीएम ले दो और एलसीएम से हो जाएगा कॉमन काम, यानी कि उन तीनों को काम कितना करना, 10 15 और 20 का 60, तो 10 से कटा 6 बार, 15 से कटा 4 बार और 20 से कटा 3 बार, तो 10 छिक्का 60। इसने 6 काम किया, ए ने, बी ने 4 किया और सी ने 3 किया, 10 और 6 और 4 10 और 3 13, काम हो गया 13 और करना है, काम करना 60, लेकिन क्या कह रहा है, इस काम का मजदूरी 7800 रुपये है। 13 काम करने के 7800 रुपये मिल रहे हैं, तो इसने कहा 13 काम करने के 7800 रुपये, तो एक काम करने के मिलेंगे 7800 का बटा 13।
तो 13×6 = 78, एक काम का 600 रुपये मिलेगा, एक काम करने का 600 रुपये मिलेगा। इसने क्या पूछ लिया, सी का हिस्सा बताओ। तो सी का हिस्सा, अब सी का जो हिस्सा है, सी ने जो काम किया वो किया आपका 3 काम, तो 3 गुना कितना भाई, 3 गुना कितना काम किया, 3 काम किया, और कितना, एक काम का 600 रुपये मिला, तो 6 1800 रुपये। तो आंसर आ गया दोस्तों आपका 1800 रुपये। तो मतलब ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। ए 10 दिन, बी 15 और सी 20। 10, 15 और 20 का 60 आ गया, 10 से कटा 6, 15 से कटा 4, 20 से कटा 3 बार, 6 4 10 और 3 13, 13 का मान 7800, तो 1 का मान 7800 का बटा 13, तो 1 का मान आ गया 600। तो सी का हिस्सा पूछ लिया, तो 3 गुना 600, तो 36 1800 आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना है। देखो इधर पुत्र लिखते हैं हम और दूसरी साइड पिता, एक साइड पुत्र लिख लिया, एक साइड पिता। एक पुत्र की आयु पिता की, एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी। तो अगर पुत्र 1 है तो पिता 5 गुना है। अब ये कब है, वर्तमान में है, ये कब है, वर्तमान में। जब लिखा हुआ नहीं होता तो इसका मतलब वर्तमान है। और 7 वर्ष के बाद कितने, 7 साल के, 7 साल के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाती है। अगर ये 1 है तो ये 3 गुना हो जा। तो अंतर देख लो, सबसे पहले 1 और 1 का 0, 5 और 3 का अंतर, 5 और 3 का अंतर 2 आया। अब क्या हुआ इस सिचुएशन में, क्या करना, अंतर को बराबर करना। यहां भी 2 आना चाहिए और यहां भी 2, और ये 2 और 2 कैसा आएगा, इन दोनों के बीच का अंतर देखो, 3 और 1 के बीच का 2, और 5 और 1 का 4। तो भाई ऊपर तो कर लो आप 4 की गुण, ऊपर तो कर लो इसका उल्टा 2 की गुणा, और नीचे कर लो आप गुणा 4 का। तो 2 का 1 में गुणा 2 ही कम 2, और 5 का 2 में 2 पंजा 10, 4 का 1 में 4 ही कम 4, ये 10 बना था भाई, 4 ही कम 4 और 4 तिया 12। अब देखो अंतर जो आ गया 2 और 4 का 2, और 10 और 12 का 2। पहले अंतर बराबर नहीं था, लेकिन वहां सिचुएशन में अंतर क्या आ गया, बराबर आ गया। और कहा क्या, तो पुत्र की वर्तमान आयु बताओ। अच्छा पुत्र पे देखो 1 अनुपात था, लेकिन वहां क्या गया, 2 गया, और 2 का मान कितना, 7, 2 अनुपात 7 के बराबर, और 1 अनुपात 7 का बटा 2। 1 अनुपात का मान 7 का बटा 2 है। तो इसने क्या कहा, इसने कहा पुत्र की वर्तमान आयु। तो पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु, और पुत्र के पास वर्तमान में जो अनुपात है वो 2, तो 2 गुना 7/2, 2 गुना 7/2, 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया, 7 वर्ष आ गया। कितना, 7 वर्ष। तो पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो 7 वर्ष है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। पुत्र 1 है तो पिता 5 गुना हो गया, 7 साल के बाद पुत्र 1 है तो पिता 3 गुना हो गया। अब ये 1 और 1 का अंतर 0, 5 और 3 का 2, तो अंतर को बराबर किया। कैसे किया, 3 और 1 का अंतर लिया 2, 5 और 1 का अंतर लिया 4, तो ऊपर तो 2 की गुणा, नीचे 4 की गुणा। 2 का 1 में 2, 5 का 2 में 10, 4 का 1 में 4, 4 तिया 12। अब देखो अंतर क्या आ गया, बराबर आ गया। 10 और 2 और 4 का अंतर 2, 10 और 12 का 2, और 2 बराबर 7 के, तो 1 का मान 7 का बटा 2। पुत्र की वर्तमान आयु पूछी, तो 2 गुना 7 का बटा 2, 2 से 2 कट गया, तो 7 वर्ष आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोई धन 10% की दर से 5 वर्ष में 7500 रुपये हो जाता है। मतलब जो मैंने मूलधन किसी से लिया, जब मूलधन लिया और जब मैं उसको ब्याज दूंगा, मूलधन मैंने लिया किसी से और दूंगा क्या, ब्याज दूंगा, और ये क्या हो जाएगा, मिश्र धन। मूलधन में अगर मैं ब्याज जोड़ दूं, मूलधन में अगर मैं ब्याज जोड़ दूं तो मिश्र धन हो जाता है। अच्छा लिया, 1 साल में 10% लिया, 1 साल में मुझे 10% मिला, 5 साल में मिला 10 गुना 5, 10 पंजा 50%। भाई जब 1 साल में 10 मिला तो 5 में मिला 10 पंजा 50। मुझे 1 साल में 10% ब्याज मिला तो 5 में मिला 50%।
और मूलधन कितना लिया था, मैंने किसी से जो उधारा लिया था पैसा वो अपने आप में क्या था 100% लिया था। तो 100% प्लस 50% बराबर 7,500। 100 और 50 जोड़ा तो 150% का मान 7,500। तो 1% का मान 7,500 का बटा 150। जीरो से जीरो काट लिया, 15 पंजा 75, 1% का मान 50 आ गया। और इसने क्या कहा, मूलधन बताओ, धन बताओ, और धन कितना लिया था 100%। तो मूलधन बराबर 100% का निकालना और 1% का 50, तो 100 गुणा 50 मतलब 5,000 रुपए लिया था। कितना लिया था भाई, 5,000 रुपए। देखो लिया मूलधन 100% था, दिया ब्याज 50, क्यों, एक साल में 10% तो 5 में 50, और 100 और 50 मुझे देना 150%, लेकिन संख्या में दे दिया 7,500, तो 1% का मान 7500 का बटे 150, तो 1 कट गया 50 बार, 1% का मान आ गया 50। तो इसने कहा धन बताओ। अरे धन तो भाई लिया जो था वो 100% लिया था, तो 100 गुणा 50 मतलब 5,000। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 49, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 0.00 और 7, हमने क्या किया, पॉइंट हटाया तो ऊपर 3 जीरो बढ़ गए, 7 से काट दिया, 7 सत्ता 49 और 3 जीरो, तो आपका आंसर बना 7,000, और 7,000 बन गया आपका सी ऑप्शन। ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूज करता है और मोस्ट इंपोर्टेंट बनता भी है। 49 बटा 0.007, पॉइंट हटाया तो 3 जीरो बढ़ गई, 7 से ये कटा 7 बार और 3 जीरो मतलब 7,000, आपका सी राइट ऑप्शन। दो संख्याओं का अनुपात दिया, अनुपात देखो, अनुपात जो दिया वो 3:5 दिया, 3:5, और गुणनफल जो दे दिया वो दे दिया 60, गुणनफल जो दे दिया वो दे दिया 60। अब 3:5 दिया, 3:5 दिया और गुणनफल 60 दिया, तो 3 मान लो, यहां x मान लो, तो 3x गुणा 5x और बराबर 60, 3 का 5 में 15 और x का x में x स्क्वायर बराबर 60, तो x स्क्वायर बराबर 60 का बटा 15, और 15 से कट गया ये 4 बार, 15 से कट गया 4 बार, और x स्क्वायर बराबर 4 और x बराबर √4, और 4 बनता है भाई आपका 2 का, जो 4 बना वो बनता है 2 का। इसने पूछ लिया बड़ी संख्या बताओ। अब आपको बड़ी संख्या 3 और 5 में दिखाई दिया 5, तो बड़ी संख्या हमें दिखाई दिया 5, तो 5 का 2 में गुणा, क्यों, क्योंकि एक अनुपात का मान 2, 5 दूनी 10, और 10 बना आपका सी ऑप्शन राइट। अनुपात दिया 3:5, गुणनफल दिया 7, हमने मान लिया 3 के साथ x और 5 के साथ भी x, तो 3 पंजे 15, x स्क्वायर बराबर 60, x स्क्वायर 60 का बटा 15 तो मतलब 4, और x बराबर √4 तो मतलब 2, तो x बराबर 2 आ गया, एक की वैल्यू, एक अनुपात का मान 2 आ गया, तो इसने कहा बड़ी संख्या बड़ी पर 5 अनुपात है, तो 5 दूना 10 आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 80 मीटर लंबी ट्रेन 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लेते हैं, तो ट्रेन की चाल बताओ। और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। भाई चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। 80 मीटर, जब भी ट्रेन किसी पास ट्रेन को क्रॉस करती है तो अपनी लंबाई तो चलती है प्लस ट्रेन की लंबाई भी चलती है, या किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म दोनों जुड़ जाएंगे। तो 80 मीटर ट्रेन है और 120 मीटर का लंबा प्लेटफॉर्म है, और कितना टाइम ले रही है ये ट्रेन, ले रही है 20 सेकंड। 20 सेकंड में उस प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी। तो 80 और 120 जोड़ा तो 200 मीटर आ गया, और 200 मीटर का बट्टा 20 सेकंड, और 200 मीटर को 0 से 0 और 2 से काट दिया 10, यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड। अब ये आपका बन गया 10 मीटर प्रति सेकंड। अब इसने लेकिन आंसर जो दे दिया वो किलोमीटर प्रति घंटा में दे दिया। 10 मीटर प्रति सेकंड हमारा कहीं नहीं बन रहा, लेकिन आंसर किलोमीटर में दिया तो हमें किलोमीटर में लाना पड़ेगा। अब 10 गुणा 18/5,
क्यों किया, मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 18 की गुणा करते हैं, 18/5, 5 दूनी 10 और 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया आपका दोस्तों ऑप्शन डी। 80 मीटर लंबी ट्रेन है, 120 मीटर का प्लेटफॉर्म है, 20 सेकंड में 80 और 120 जुड़ा 200/20, 0 था 0। ये आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड, चेंज करा तो 18/5 किया, 18/5, 5 से 2, 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर। राम ने 5 रुपए के 6 की दर से संतरे खरीदे। यहां लिख देंगे खरीद, 5 रुपए के क्या करे 6 संतरे खरीदे। यहां लिख देंगे बेचे, एक लाइन में लिख दिया, पहली लाइन में लिख दिया खरीदे और दूसरी में लिख दिया बेचे। 5 रुपए के 6 क्या करे खरीदे, और फिर क्या करा 6 रुपए के 5 क्या कर दिए, 6 रुपए के 5 कर दिया बेच दिए। इसने क्या कहा कि लाभ प्रतिशत बताओ। अब करना क्या है, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, 5 का इससे गुणा तो 5 पंजा 25 और 6 का इससे गुणा 6 छंग 36। इसका मतलब है 25 रुपए का सामान खरीदा, 36 का बेच दिया तो 25 से 36 बिक गया तो 11 बच गया। 5 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, और लाभ प्रतिशत बताना है हमें तो 11 बच गए हमें किस पर, 25 पर, और गुणा किया 100%। 25 से काट दिया 4 और 11 चौक 44, 44% का क्या हो गया दोस्तों, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। खरीदे 5 रुपए के 6, बेचे 6 रुपए के 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 5 पंजा 25, 6 छंग 36, 25 रुपए का सामान खरीदा, 36 का बेच दिया तो 11 रुपए बच गए। अब 11 बचे किस पर, 25 पर, और गुणा 100, 25 से 4 बार और 11 चौक 44% का क्या होगा दोस्तों आपको लाभ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेलन के आधार की त्रिज्या, एक बेलन दे दिया और उसका आधार दे दिया, आधार की त्रिज्या दे दिया, आधार की त्रिज्या दे दिया 14 मीटर। 14 मीटर इसलिए देता है मोस्टली ये R 7 से कटेगा, पाई के वैल्यू से कटेगा, और ऊंचाई दे दी 7 मीटर। तो इसने पूछा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh, 2πRh, और 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा R का वैल्यू दिया आपका 14 और गुणा 7। 7 से 7 कट गया, 7 से 7 कट गया तो 22 दूनी 44, 44 गुणा 14, 14 चौके 56 और 14 चौके 56 और 5 61, 616 वर्ग मीटर। 616 वर्ग मीटर बना आपका सी ऑप्शन राइट। बेलन दिया या आकृति बेलन दे दिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh, और 2 गुणा पाई का मान 22/7, R का मान 14 और H का मान 7। 7 से 7 कटा, 22 दूनी 44 का गुणा 14 में किया तो बना 616 वर्ग मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मैथ्स का लास्ट क्वेश्चन। एक कमरे की लंबाई दे दिया, एक कमरा मान लो ये है आयताकार कमरा है, लंबाई दे दिया 18 मीटर और चौड़ाई दे दिया इसका 15 मीटर। तो इसने कहा क्या कहा आपसे, कमरे के फर्श पर कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल लगेंगे, मतलब टाइल की संख्या पूछ लिया, टाइलों की संख्या। तो टाइलों की संख्या का बराबर दे दिया, टाइलों की संख्या दे दिया तो कमरे का क्षेत्रफल, टाइलों की संख्या का फॉर्मूला होता है कमरे का क्षेत्रफल बट्टे टाइल का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल बट्टे टाइल का क्षेत्रफल। तो कमरे का जो क्षेत्रफल होता है उसको बोलते हैं लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई। और जो टाइल का क्षेत्रफल होगा वो होगा, पहले कमरे का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुना चौड़ाई, और लंबाई का वैल्यू 18 मीटर, 18 मीटर और चौड़ाई का वैल्यू 15 मीटर। लंबाई 18 मीटर दे दी और चौड़ाई दे दी हमने 15 मीटर दी हुई है। लेकिन क्या हुआ, टाइल का क्षेत्रफल नहीं आया हमारे पास। टाइल, अब टाइल कैसी लगनी इसके अंदर, ऐसी वर्गाकार टाइल लगनी जिसकी लंबाई भी समान हो और चौड़ाई भी समान हो।
तो टाइल लगेगी वर्गाकार और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। अब भुजा तो हमारी दी नहीं, अब इस 18 और 15 का जो मैस होगा, 18 और 15 का मैस है, 18 और 15 का मैस आएगा वो आएगी आपकी भुजा। तो इसका मैस है 3 से 6 बार, 3 से 5 बार, अब नहीं कटता तो 3 आ गया। और यानी कि जो ये टाइल आएगी 3/3 की आएगी, और 3/3 तो बट्टे भुजा का स्क्वायर मतलब 3 गुना 3, 3 से कटा 5 बार और 3 से कटा 6 बार, और 6 पंजा 30 टाइल, तो 6 पंजा 30, जो टोटल टाइल लगेंगे वो 30 लगेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका पेपर में आ चुका है। लंबाई दे दी 18, चौड़ाई दे दी 15, कमरे का टाइल की संख्या पूछ लिया, तो टाइल की संख्या होता है कमरे का क्षेत्रफल बटे टाइल की क्षेत्रफल। कमरे का क्षेत्रफल होगा 18 गुना 15, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई 18 गुना 15, और टाइल का क्षेत्रफल होगा इन दोनों का मैस है। 18 और 15 का क्या निकाल दो, मैस से निकाल दो, और मैस से निकाला आया 3, मैस आया 3, और यानी कि ये भुजा जो आ गई 3/3 की होगी, तो भुजा का स्क्वायर मतलब 3 गुना 3, 3 से 5 बार, 3 से 6 बार, तो 6 पंजा 30, यानी कि टोटल टाइले 30 लगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहां तक जो पोर्शन था, तीसरा पोर्शन आपका मैथ्स का, और चौथा पोर्शन है आपका रीजनिंग का। रीजनिंग में देखो पहला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग सा दे दिया, इसने कहा नेक्स्ट का कोड NEXT, नेक्स्ट का कोई कोड दिया जिसका नाम है MODFWY और SU। देखो क्वेश्चन में नेक्स्ट का कोड दे दिया और फिर पूछ लिया क्लॉक का कोड, पूछ लिया CLOCK। अब इस तरह के क्वेश्चन को जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ 4 अक्षर हैं, लेकिन इसके आंसर के 2, 4, 2, 6, 2, 8 अक्षर हैं। तो इन 4 से 8 बने तो कैसे बने, देखो ये N से एक पहले M, N के एक बाद O, यानी कि E से एक पहले D, इससे एक बाद F, इससे एक पहले W एक बाद Y, इससे एक पहले T और एक बाद एक T से एक पहले S और एक बाद U, यानी कि एक पहला अक्षर एक बाद पहला बाद पहला बाद। तो यहां भी इससे कितने 10 अक्षर बनेंगे, 10 अक्षर बनेंगे भाई। तो 10 अक्षर बनाएंगे अपने। C से पहला बना B और C के बाद D, L से एक पहला बना K, L से एक पहला K और L के बाद M, O से एक पहला बना N और O के बाद एक P, C से एक पहला B बना और C के एक बाद D, K से एक पहला बना J और K के एक बाद बना L। तो B D K M N P B D J L, B D K M N P B D J L, यही आपका ऑप्शन क्या है, राइट है। और इसके जो ऑप्शन है बड़े डिफिकल्ट देगा, सारे के सारे B D M K इस तरह ही मिल रहे हैं। हमें ध्यान रखना है हमारे ऑप्शन क्या किस तरह मैच हो रहा है। पहला एक बाद का देखो 4 अक्षर, 4 से 8, तो 5 से आने कितने 10, तो C से एक पहला B एक बाद D, L से एक पहला K एक बाद M, एक पहला N एक बाद P, एक पहला B एक बाद D, एक पहला J और एक बाद L। ये था आपका रीजनिंग का बेहतरीन सा क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न शब्दों में विषम शब्द चुने। विषम का मतलब एक अलग चुनना है। देखो कथकली, कथकली, कुचिपुड़ी, हेमिस और सत्रिया। कथकली जो है भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी भी भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। हेमिस क्या है, शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ये एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। हेमिस क्या है, राष्ट्रीय उद्यान का नाम है, जो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। शायद अभी जो चेंज हुआ लद्दाख उसमें चला गया है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। लेकिन कथकली क्या है, शास्त्रीय नृत्य। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य और सत्रिय भी क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। तो हमारा अलग क्या हुआ, राष्ट्रीय उद्यान। तो हेमिस क्या हुआ, अलग हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 3 से 6 आया, 3 से दोस्तों आया 6, 6 से 18, 18 से 72, 72 से 360। तो नेक्स्ट क्या होगा, देखो 3 से 6 आया, फिर नेक्स्ट चलते गए तो लास्ट में बड़ी सी डिजिट आई, तो इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन हो रही है। 3 का दुगुना 6, 6 से 3 गुना 18, 18 का 4 गुना 72, 72 का 5 गुना 360 और 360
2 की गुणा, 3 की गुणा, 4 की गुणा, 5 की गुणा, तो 6 की गुणा कर दी। और जब 6 की गुणा किया तो 6 0 0, 6 6 36, 3 6 3 18 और 3 21। तो आपका आंसर बना 2160, मतलब 2160 भी आपका राइट ऑप्शन। जब सीरीज देख लिया तो सीरीज के स्टैंडर्ड से पता चल जाएगा सीरीज बढ़ रही या घट रही या गुणा हो रही या भाग हो रही। जब सीरीज एक लेवल पर बढ़ती जाए तो मतलब प्लस है, लेकिन जब लेवल से ज्यादा बढ़ती चली जाए तो मतलब गुणा है। 3 दूनी 6, तिया चौके पंजे और छिक्के, तो 360 का 6 बार गुणा किया 200, 1 2 1 6 0। यदि पूर्व को पश्चिम क्या कहा, देखो ध्यान से देखें, पूर्व को क्या कहा, पश्चिम कहा, पूर्व को कहा पश्चिम, पश्चिम को उत्तर। ये कोड का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। पश्चिम को बोल दिया उत्तर, उत्तर को बोल दिया दक्षिण, उत्तर को बोल दिया इसने, भाई ध्यान रखें, पूर्व को पश्चिम, पश्चिम को उत्तर, उत्तर को बोल दिया दक्षिण, भाई उत्तर को बोल दिया इसने दक्षिण, और दक्षिण को बोल दिया इसने, दक्षिण को बोल दिया इसने क्या, उत्तर, दक्षिण को बोल दिया उत्तर, दक्षिण को बोल दिया उत्तर। तो पूर्व को पश्चिम कोड दे दिया, पश्चिम को उत्तर, उत्तर का दक्षिण और दक्षिण का उत्तर कोड दिया। तो भारत में सूर्य किस दिशा से निकलता है, जो भारत में सूर्य निकलता है वो पूर्व दिशा से माना जाता है। अब लेकिन पूर्व का कोड दिया क्या, पश्चिम। तो आपका राइट जो आंसर बनेगा, पूर्व का कोड क्या दे दिया, पश्चिम। एक्चुअल में देखें आप सूरज कौन सी दिशा से निकलता है, तो एक्चुअल में पूर्व से निकलता है। और पूर्व का कोड क्या दिया, पूर्व का कोड दे दिया आपको पश्चिम, पश्चिम का कोड उत्तर, उत्तर का दक्षिण, तो पूर्व का कोड दिया पश्चिम, तो सूरज निकलता है पश्चिम से। वैसा तो ये सही नहीं है, लेकिन जो कोड के अनुसार दिया तो हमें तो कोड पे चलना है, नहीं तो कोई बेवकूफ बताओगा आपको। क्यों, जब कहोगे आप सूरज पश्चिम से निकले, विशु सर ने पढ़ाया, भाई कोड के अनुसार चलना है, नॉट फॉर मी, कोड के अनुसार चलेंगे। कभी सोचो घर वालों से बताओ सूरज तो पश्चिम से निकले, ध्यान रखें किसके अनुसार, कोड के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, भारत ताजमहल। देखो ये क्वेश्चन पढ़ाना मैं बहुत ज्यादा पसंद करने लगा और इसी क्लास से करता हूं पसंद। क्यों, क्योंकि इसमें आपकी 3 से 4 चीजें क्लियर होती हैं। देखो भारत में जो क्या है, 7 विश्व के आश्चर्य हैं, उसमें से एक विश्व का आश्चर्य का है भारत में, और क्या नाम है इसका, ताजमहल है। ताजमहल ऐतिहासिक इमारत भी बोल सकते हैं। तो इसने कहा फ्रांस, फ्रांस में क्या है, ओपेरा हाउस है, या चीन की दीवार है, या स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, या एफिल टावर है। फ्रांस में सभी को पता है, फ्रांस में जो है वो एफिल टावर है, ये फेमस भी है। और फ्रांस की राजधानी है पेरिस, फ्रांस की राजधानी आपको पता होना चाहिए पेरिस है। और बहुत बार इंडियन आर्मी के एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि पेरिस जो है वो कौन सी नदी पर है, उस नदी का नाम है सीन, उस नदी का नाम है सीन। तो ये थे दोस्तों आपके आज के 50 क्वेश्चन। आपको इनका आंसर कमेंट करना है। जो ओपेरा हाउस है वो किस देश में, चीन की दीवार तो नाम से ही पता लग रहा है चीन में होगी, और स्टैचू ऑफ लिबर्टी कौन से देश में। ये थे दोस्तों आपके 50 क्वेश्चन। 15 पहले नीलेश भाई ने आपको जीके कराया, 15 साइंस कराए उन्होंने, फिर 15 आपके मैथ्स के 45 और 5 बने आपके रीजनिंग के। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।